Okay, so it's 8 o'clock. We'll start. Good evening, everyone. So today we have with us a very, very special guest, Chitrasen Sahu. He joins us from Chhattisgarh and he is an athlete. He's a sports person and basketball player. And what separates him is the one that he's uh, overcome lots of challenges and it's going to be an amazing journey. So I welcome all the viewers today for this 45 minutes of interaction with Chitrasen, and then last 15 minutes will be the questions जैसे जैसे आपने पूछे हैं अभी तक एज वेल एज जो अभी आपको 45 मिनट में आते हैं उनको हम एड्रेस करेंगे लास्ट 15 मिनट्स में. विदाउट टेकिंग मच टाइम आई विल हैंड ओवर द कंट्रोल टू चित्रसेन एंड वेलकम एंड प्लीज गो हेड. अपने बारे में बताइए जरा. थैंक यू सो मच रोमेल सर. सबसे पहले तो ये जो पैशन टॉक का ग्रुप बना है बहुत शानदार ग्रुप है और मुझे अच्छा लगा. भरत सर ने रिक्वेस्ट किया था मुझे कि इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना है ऐसे करके. और सबसे अच्छा पार्ट जैसे कल डिस्कस किया कि मुझे बहुत सारे डिफेंस के बंदे मिले तो मुझे लगा यार ये सबसे सही जगह है जहाँ पे मैं मतलब आया हूँ, क्योंकि डिफेंस के लिए मेरा शुरू से ही बहुत ज्यादा पैशनेट मैं रहा हूँ. और मेरी जर्नी जो है बेलौदी का एक छोटा सा गाँव है, बालोद जिला, छोटा शहर है छत्तीसगढ़ में. तो वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई जहाँ पे मेरा बर्थ हुआ है. और मेरी एजुकेशन भी शुरू में जो है एक गवर्नमेंट स्कूल में हुई गांव के. तो शुरू से मेरी जर्नी जो है गांव में ही रही है. और प्राइमरी हम लोग का जो बोलना चाहिए, हम लोग शुरू से किसानी करते आए हैं, मैं, मेरा भाई और पापा. तो ऐसी जर्नी रही है. फिर डीसी बिलासपुर से मैंने सिविल इंजीनियरिंग किया है. और उसके बाद 4 साल तक काफी कुछ अच्छा जा रहा था और लग रहा था कि लाइक एक फैमिली जो नहीं होती कि लाइक आप क्या पहले आप कैसे भी करके जॉब पाले तो वो काफी कुछ अच्छा होता है. तो उस टाइम लग रहा था कि सब चीज सही चल रहा है, सब चीज सही हो गया है और आप थोड़ा फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो जाएंगे. और उस टाइम मैं इंजीनियरिंग सर्विसेज और डिफेंस एग्जाम्स की कुछ कुछ तैयारियां कर रहा था. इससे पहले मेरा एयरफोर्स में भी सिलेक्शन हुआ था. एयरमैन का पोस्ट था जो 12th बेसिस पे होता है. बट उसकी ज्वाइनिंग आने तक के लाइक 5th सेमेस्टर आ गया था मेरा. तो मैंने उस टाइम डिसाइड किया कि लाइक मुझे या तो फिर मैं सीडीएस में जाऊंगा ग्रेजुएशन के बाद, या फिर और कोई टेक्निकल पोस्ट में मुझे ग्रेजुएशन के बाद जाना सही होगा ऐसे करके. क्योंकि लाइक वो एक आधा छोड़ना होता है ना, 5वां सेमेस्टर करने के बाद आप उधर भी नहीं जा सकते, इधर भी नहीं जा सकते. तो मुझे उस टाइम बेटर ऑप्शन लगा कि मुझे इंजीनियरिंग के बाद डिफेंस सर्विसेज में जाना है. घर आया हुआ था और सेमेस्टर तो 8वां सेमेस्टर मेरा कंप्लीट हो चुका था और घर आया था मैं. और उसके बाद रायपुर मुझे मेरा रुकना हुआ. बिलासपुर से रायपुर करीबन 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है. तो मैं स्कॉलरशिप के कारण वहां पे 3 दिन रुक गया. तो वो ऐसा टाइप का चला कि कुछ स्क्रिप्टेड लिखा हुआ था, मुझे शायद ऐसा लगता है, क्योंकि मैं रायपुर में एक ही दिन रुकने का था. मैं 3 दिन रुक गया और जिस दिन जाना था मुझे उस दिन सुबह जब मैं निकला वहां से घर से, और रेलवे स्टेशन पे सुबह सुबह क्या होता है कि जो कई बार ओनर जो रहते हैं वो ऑटो चलाते हैं. तो वो पहले मैं बैठा ऑटो में और मेरा सामान सबसे अंदर रखा हुआ था, फिर कोई फैमिली बैठी थी. तो वो बंदा मतलब पैसा लिया और उसके बाद वो फैमिली उतरी और मेरा बैग लेके चला गया. तो पूरे रायपुर शहर में उसको ढूंढे हम लोग और 12 बजे बैग मिल भी गया. उसको मालूम ही नहीं था कि बैग रखा हुआ है करके. फिर शाम को फिर एक ट्रेन थी, अमरकंटक एक्सप्रेस, 4 जून की बात है ये. उस दिन हीट बहुत थी और मुझे ऐसे कभी सफोकेशन या वॉमिटिंग टाइप कैसे कभी ट्रैवल करते टाइम मतलब पहले भी कभी नहीं हुआ था और सिर्फ उसी दिन हुआ है. तो भाटापारा स्टेशन है जहाँ पे मतलब उस दिन उस बोगी में पानी भी नहीं आ रहा था. तो वो काफी अजीब टाइप का लग रहा था मुझे. और तो पानी जैसे हॉकर्स आए ना तो वहां पे बहुत ज्यादा भीड़ लग गया और पूरा पानी खत्म हो गया. तो मुझे थोड़ा उतरना पड़ा मुझे प्लेटफॉर्म के नीचे. उसके बाद पानी तो ले लिया मैंने, वो वापस आ रहा था. फिर ट्रेन की हॉर्न बजी और मैं चढ़ने को गया तो शायद किसी ने कुछ ऑयली चीज खा के हैंडल में कुछ रखा हुआ होगा. तो मेरा हाथ जब चढ़ते टाइम शुरू में तो पकड़ लिया था मैंने दोनों हाथ से, बट मेरा राइट हैंड थोड़ा सा स्लाइड कर गया. उसके बाद मेरा लेफ्ट लिंग जो है सबसे पहले उस पर इफेक्ट पे आया और प्लेटफॉर्म में मेरा रबिंग हुआ था. तो ट्रेन चल पड़ी उस समय? हाँ, ट्रेन चल पड़ी थी. ट्रेन चल पड़ी थी. फिर लास्ट में जो आपके लास्ट में जो फ्लैग ऑफ करते हैं ना, जो एक लास्ट उसमें रहता है, उन्होंने देख लिया था तो तुरंत उन्होंने स्टॉप कर लिया. तो ट्रेन की स्पीड नहीं थी उतनी,
बट क्या हुआ था कि प्लेटफॉर्म में जो मेरे नी के नीचे का एरिया है, दोनों लेग जो है बहुत ज्यादा बैडली इंजर्ड हो गया था। और एट दैट टाइम मुझे रियलाइज हो गया था कि मेरा लेफ्ट लेग गया, मतलब मैं जान गया था कि मेरा लेफ्ट लेग का एम्पुटेशन होना तय है। राइट लेग का कंडीशन एकदम सही था। तो वहां पे आरपीएफ के लोगों ने मुझे वहां से पिक किया, और उस टाइम उनका पहला क्वेश्चन था सुसाइड कर रहे थे क्या, तो मेरे मुंह से एक जबरदस्त थोड़ी गाली निकल गई थी कि मतलब एक सुसाइडल मेरे लिए एक सुसाइड अटेम्प्ट मेरे लिए बहुत नेगेटिव। निगेटिव वो चीज है, तो लाइक मैं बहुत ज्यादा करेक्ट। गुस्सा हो गया था। तो लकीली ऐसा था कि उस टाइम तुरंत एम्बुलेंस वहां पे आया हुआ था, और मुझे एम्बुलेंस मिल गया तुरंत। और उसके बाद करीबन आधा घंटा उन लोग को लगा फॉर्मेलिटीज करने में। तो मैं मतलब एकदम ज्यादा इम्पेशंस होने लग गया था, मतलब इन लोग क्या है कैसा कर रहे हैं इतना समझ में नहीं आ रहा था। तो आधा घंटे के फॉर्मेलिटीज के बाद मैं उस टाइम पूरे होशो आवाज था। तो मैंने खुद के फोन से अपने पापा को फोन किया, नाना जी को फोन किया जो मेरे रायपुर में रहते थे, क्योंकि मैं ओके। ऑलमोस्ट 25 किलोमीटर बचा था बिलासपुर पहुंचना। तो ओके। बिलासपुर में ट्रीटमेंट हो नहीं सकती थी क्योंकि जिस हिसाब से कंडीशन था, तो उनका कहना था कि आपको रायपुर ले जाना पड़ेगा। तो तो मैंने सारी चीजें तो मैनेज कर ली फोन कॉल्स में, पूरे होशो हवास था। और एट दैट टाइम मतलब ऐसा चल रहा था कि बस अपने आप को बचा लो बस, क्योंकि कॉलेज टाइम में भी बहुत सारे एक्सीडेंट मैंने फेस किए थे, मतलब चाहे वो सीनियर्स के हो, हमारा जो कॉलेज था वो हाईवे में पड़ता था। तो इन बिटवीन मतलब बहुत सारे एक्सीडेंट हमने केसेस देखे थे, और कैसे हैंडल करना था वो मालूम था। तो उस टाइम मुझे सिचुएशन तो पूरा पता चल गया था, बट उस टाइम अगर ये चीज मालूम था कि अगर आपको सरवाइव करना है तो आपको होशो हवास रहना पड़ेगा। तो अच्छा रहा था, एम्बुलेंस में भी जो लोग थे सपोर्ट कर रहे थे। और सिमगा करके एक जगह है, जब हम बिलासपुर से रायपुर आते हैं, रायपुर से करीबन 20 किलोमीटर पहले, तो वहां पे मेरा सेकंड एक्सीडेंट हुआ एम्बुलेंस का। तो ये लाइक जो फॉर्मेलिटी आप बोल रहे हो, हम वहां हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही चल रही थी ये? हाँ, फॉर्मेलिटीज जो आरपीएफ वाले करते हैं ना, उनका अपना खुद का रहता है आरपीएफ, और वहीं को आरपीएफ का हॉस्पिटल रहता है उसका। तो सामने एम्बुलेंस फुल स्पीड में चल रहा था, और उस टाइम ऑन रोड का कंस्ट्रक्शन हो रहा था, बट फिर भी एम्बुलेंस काफी रफ्तार थी। तो सामने गाय आई, और उस गाय को बचाने के चक्कर में एम्बुलेंस ने जोर से ब्रेक लगाया। तो मेरा जो लेग सही कंडीशन में था उस टाइम, तो मुझे कोई पेन फील नहीं हो रहा था, क्योंकि उस टाइम मेरे दिमाग में लाइक चल रहा था कि यार कैसे रिकवरी करना है, कैसे होगा, क्या करियर ऑप्शन रहेंगे। लाइक दिमाग में राइट। मतलब वो चल रहा था एक साइकिल बाई साइकिल। मतलब मुझे लगता है कि उस टाइम मेरा दिमाग जो है ना नॉर्मल से 1000 गुना ज्यादा चल रहा था, मतलब अलग बिल्कुल। अलग सेपरेट सेपरेट थॉट की, मतलब अगर जॉब लग भी गई तो कैसे होगा, मतलब क्योंकि मुझे रियलाइजेशन था कि मतलब कि एक लेग तो मेरा गया, लेफ्ट लिम्ब गया, सीधा सीधा एक्सीडेंट एम्पुटेशन होना तय है। तो वो चीजें थी, तो वहां पे मेरा जो लेग लेफ्ट लेग था वो छिटक के फेंका गया थोड़ा से। अब वहां से पेन स्टार्ट हुआ मेरे को। तो फिर भी उस टाइम लगा कि यार ये चीजें, मतलब देखा मैंने कि लाइक सारी चीजें मतलब ऐसा लग रहा है कि पहले से फिक्स थी और चल रहा है। तो राइट। वहां से हॉस्पिटल पहुंचा मैं, जिस हॉस्पिटल मैंने बोला था वहां पे मुझे पहुंचाया गया। तो वहां पे मुझे नाना ने पिकअप किया, और उसके बाद जो है काफी चीजें सही चली, ट्रीटमेंट हुआ। नेक्स्ट डे एक जो मेरा लेग है, लेफ्ट लेग जो है उसका एम्पुटेशन हो गया। और ओके। 24 दिन तक लाइक सब चीज सही था, चल रहा था। 24 दिन के बाद डॉक्टर ने कहा कि एक थोड़ा सा वो है, काला पड़ रहा है स्किन जो है, तो उसको शायद वो ड्रेसिंग करके निकाल सकता था। बट वो बोला कि ऑपरेट करेंगे इसको कल, अ, कल ऑपरेट करेंगे बोले। बट उन्होंने क्या किया कि उसमें 2.5 दिन लगा दिया। ढाई राइट दिन लेग के के बाद लिए? जब, हाँ उसके लिए, हाँ जो पार्ट निकालना था वो काला कलर का एक एंकल के पास वो बन रहा था। ओके। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, उस एक तो लेट कर दिया उन्होंने, ऑपरेशन 2.5 दिन बाद किया। तो तब तक के वो थोड़ा ऊपर तक के बढ़ गया था वो इन्फेक्शन जो है। और उसने क्या किया कि एंकल के पास का जो वो था, नर्व था, उसको वेन्स था, उसको काट दिया। और वो किसी को बताया नहीं डॉक्टर्स ने। एक दिन बाद मुझे रियलाइज हुआ कि नीचे तो सेंसलेस हो गया, मतलब उसके तक के पहले तक के पूरा काम कर रहा था मेरा फुट। तो मैंने अपने बड़े पापा थे और मेरे दोस्त थे उनको बताया, पापा को तो मैंने बताया नहीं। और उसके बाद हमको रियलाइज हो गया था कि ये कुछ गलत कर रहा है डॉक्टर ऐसे करके। तो मेरे दोस्त लोग थे वहाँ के, प्लास्टिक सर्जन है यहाँ पे रायपुर, कॉर्डर डॉक्टर है। तो ओके। उनको रीच किए, तो उनके पास उन लोग करीबन एक दिन एक रात पूरा वहां पे रुके डॉक्टर के पास, लाइक इसको आपको देखने जाना पड़ेगा। तो वो दूसरे दिन एग्री हुआ, क्योंकि एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर को इन लोग सुपरसीड करने की कोशिश नहीं करते या अपोज करने की कोशिश नहीं करते। तो वो चीजें हुई, तो वो डॉक्टर आया और देखा तो बोला कि इसका तो ये वेंस काट दिए हैं, तो इसको तो रखने का कोई मतलब नहीं है। तो
फिर भी उन्होंने रखा था 1 दिन तक के कि लाइक थोड़ी बहुत सेंसेशन आएगी तो देखेंगे ऐसे करके। फिर 2 दिन तक देखे और फिर राइट लेग का भी एम्पुटेशन हो गया। तो उसके कारण जो है जहां से एम्पुटेशन होना था वो थोड़ा अपर लिम्ब से हो गया। तो क्या हुआ कि दोनों में जो मेरा लेफ्ट लेग जो है वो बहुत शॉर्ट लिम्ब है और राइट लेग थोड़ा ठीक ठाक है। तो मैं जब माउंटेनियरिंग या बाकी चीजें करता हूँ तो राइट लेग के ऊपर ज्यादा थोड़ा डिपेंडेंट रहता हूँ। और लास्ट में भी जब हॉस्पिटल से हम डिस्चार्ज हो रहे थे तो उस डॉक्टर ने इतना गलती किया था कि फिजियोथेरेपी पे ध्यान नहीं दिया था, उन लोगों ने नी का मूवमेंट नहीं कराया था। तो मेरा जो लेफ्ट लेग है वो 45 डिग्री पे बेंड हो गया था नी, लाइक वो ना मूवमेंट ही नहीं था उसमें, 45 डिग्री में बेंड हो गया था। और ये बोला कि आपको तो प्रोस्थेटिक लिम्ब लगाते भी नहीं बनेगा। और उनका कहना भी सही था क्योंकि हॉस्पिटल में हमने काफी चीजें, मतलब हॉस्पिटल में रहते रहते गूगलिंग और इंटरनेट सारी चीजें देख ले कि आफ्टर इसके बाद कैसी लाइफ होगी और कैसा चलेगा। तो वो चीजें तो हमको पता चल गई थी। और फिर उसके बाद कुछ दिन घर में रहे और 3 महीना तक के मेरा ड्रेसिंग चलता रहा। 37 दिन करीबन हॉस्पिटल में एडमिट था मैं और 5 मेजर सर्जरीज हुए थे। तो उस टाइम काफी कुछ समझ में आ गया था कि लाइक कैसे चीजें आगे होंगी और काफी कुछ प्लान आउट उसी टाइम कर लिए थे कि जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या रहेंगे और कैसा चीज आगे करेंगे। तो फिर वही बिस्तर में लेटे लेटे मैंने स्टडीज फिर से स्टार्ट की और कुछ एग्जाम्स दिए। और उस टाइम ऐसा होता था कि लाइक वो लेग मेरा इंजर्ड था और खास करके लेफ्ट लिम्ब में क्या है वो ग्राफ्टेड स्टम था और अभी भी कच्चा था। तो एग्जाम्स देने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता था कि जैसे आपको एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो एक्सेसिबल नहीं मिलते थे जब आपको एग्जाम देने होता था। और हमेशा आपको लास्ट बेंच जो रहता ना दरवाजा के पास, और जनरली ज्यादातर एग्जाम जो होते हैं मेरे ख्याल से दिसंबर से फरवरी मार्च तक के होते हैं। तो वो जब ठंडा हवा आता है ना तो आपको बहुत ज्यादा पेनफुल होता है मतलब। तो उस टाइम मैं पेन किलर खा के बहुत सारे एग्जाम्स दिया था और उसी में मेरा इसमें सिलेक्शन हुआ। देन फरवरी 2015 में मैंने जयपुर लिम्ब से, मतलब जयपुर लिम्ब का फिटमेंट हुआ। वो भी ऐसा था कि जब हम उनके यहाँ गए थे जयपुर लेग सेंटर में यहाँ पे, तो शुरू में तो उसने मना कर दिया था और क्योंकि वही बताया कि मोबिलिटी नहीं थी इसमें, नी मूवमेंट नहीं था। तो फिर बाद में कि मैंने थोड़ा सा 10 डिग्री उसमें मेहनत किया तो 10 डिग्री उसमें मूवमेंट स्टार्ट हुआ कि लाइक मैं उसमें हल्का सा मसाज करता था, नारियल तेल लगाता था और बाकी उसको कोशिश करता था पुश करने का, नी मूवमेंट हो उसमें ऐसे करके। तो वो थोड़ा बहुत काम किया, 10 डिग्री तक मूवमेंट आया और उन्होंने फिट किया। बट एक और चैलेंज था कि उन्होंने फिट तो कर दिया था बट क्या था कि मेरा लेग जो है बिलो नी एम्पुटेशन हुआ था और उसने जो डिजाइन बनाया था वो एबोव नी का बनाया था। फिर उसमें कुछ जुगाड़ किए और जैसे कुछ कपड़े लगा के उसमें उसको, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ढीला हो रहा था। तो शुरू में तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि शुरू में खड़े होना भी बहुत बड़ा टास्क रहता है, खास करके जयपुर लेग से। जब आपके दोनों ही जयपुर लेग हो तो खड़े होना ही, मतलब मेरे को शुरू दिन में पसीना आ गया और जब चलना स्टार्ट किया तो इतना खुश था मैं। तो 4-5 राउंड लगाया जो उसमें एक रेडलिंग लगी होती है, तब मुझे पता नहीं चला मेरा लेग जो है कहीं पे कट गया था पैर में। मतलब जो जयपुर लेग है वो इतना हार्ड होता है कि वो आपको सेंसिटिव स्किन को काट देता है। तो मेरा जो पूरा जो कपड़ा था, पैंट था, वो पूरा भीग गया था, मुझे पता भी नहीं चल रहा था। और तो उस टाइम एक पैशन था चलने का कि फिर से स्टैंड होना है, तो वो चीजें हुई। और उसी बीच में वो मुझे याद है 13 फरवरी का दिन था जब मैंने अच्छा से चलना स्टार्ट किया था और 13 फरवरी को ही मेरा जॉब लगा था इसमें छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड में। धीरे से जॉब ज्वाइन किया। तब मुझे मालूम नहीं था कि, उतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं कैसे कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उतना मतलब मोबिलिटी इनहेंस नहीं हुआ था मेरा। तो थोड़ा कहीं ना कहीं एक वो था, संकोच था और थिंकिंग था कि कैसे आगे होगा ऐसे करके। फिर मेरे को ये बताओ, आप इतना आराम से बोल रहे हो कि डॉक्टर ने ऐसा कर दिया, गड़बड़ी में दूसरी टांग भी चली गई। जब आपको पता था एक में इतना ज्यादा हो गया, फिर उसके बाद तब तक ये था दिमाग में कि चलो एक में हो गया तो सेकंड तो है, मतलब कहीं वही, मतलब इतना ट्रॉमेटिक होता है कि एक एबल बॉडीड पर्सन की एक टांग कट जाए, आपको पता है। उसके बाद पता चला कि किसी की गलती की वजह से आपकी दूसरी लेग भी चली गई। तो उस समय कितना मतलब ट्रॉमेटिक रहा होगा कि हाँ, पहले तो एक शॉक लगा, उसके बाद इतना बड़ा। तो उसके बाद फिर कैसे रिएक्ट किया आपने, मतलब कैसे कोप अप किया इतने चैलेंज से?
एक चीज होता है कि पहले चीज जो जो 1 लाख का मैंने पहले से एक्सेप्ट कर लिया था कि मेरा 1 लाख तो गया। तो बिल्कुल। एक होता है कि आपकी जब जिम्मेदारी होती है, आप एक घर में जब बड़े रहते हैं और घर वालों के ऊपर आपका थोड़ा रहता है कि हाँ ये लड़का कुछ कर सकता है, तो मेरे लिए फैमिली बहुत ज्यादा सबसे ज्यादा प्रायोरिटी में था। तो मुझे लगा मैं अगर खड़ा हुआ और मैं उस टाइम अगर राइट लेग का भी मेरा एम्पुटेशन हुआ जब दूसरे लेग का, तो पूरे मेरे कॉलेज वाले मेरे साथ थे हॉस्पिटल में, मतलब करीबन 10 से 12 लोग उस टाइम हॉस्पिटल में रहते थे। तो ओके। जब उन लोग का डेडिकेशन था और फैमिली वाले कंटिन्यू आते थे और पूछते थे, तो लाइक आप जब लोगों को देखते हो ना, तब आप सोचते हो कि यार अब तो नहीं कर सकते गिव अप, क्योंकि आपके ऊपर काफी काफी लोग का उम्मीद होता है। राइट। और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसा था कि कभी वो निगेटिव होने नहीं दिया, या फिर भले इन बिटवीन जब हम अकेले होते हैं तो बहुत सारे निगेटिव थॉट्स भी आते थे, पर जो होता है कि आपको जो आगे बढ़ना है, या फिर क्योंकि वो चीजें सोच के आप तो आगे नहीं बढ़ सकते। तो लाइक सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि पहले आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो, तो उसके लिए क्या तरीके हैं, तो उसके ऊपर हम ज्यादा फोकस करते थे। तो एक्सेप्टेंस पहले जरूरी होता है खुद को, कि आपको खुद को वो चीज को एक्सेप्ट करना होता है, नहीं तो आप जिस दिन एक्सेप्ट नहीं कर पाए तो फिर वो बहुत मुश्किल होता है लोगों को आगे बढ़ना वहां से। तो चीजें ऐसी चली। फिर जो था कि जो फ्रीडम वाली जो बात होती है कि लाइक आप हमेशा पहले जैसे बनना चाहते हैं और बाकी बिल्कुल। सारी एक्टिविटीज करना चाहते हैं। फिर जून 2015 मैंने स्विच किया ऑर्थोवॉक उसमें, जो थोड़ी एडवांस लिम थी, बट एडवांस में भी वो बेसिक फुट थी। तब हमें उतना ओके। नॉलेज नहीं था कि लाइक आर्टिफिशियल लिम में भी अलग अलग एक्टिविटीज लेवल के हिसाब से फुट आते हैं। उन्होंने कन्विंस करने की कोशिश किया, बट एट दैट टाइम क्या हुआ था कि इतने 10 लाख करीबन एक्सीडेंट में लग गया था, और फिर आपको प्रोस्थेटिक लिम्स जो होते हैं थोड़े कॉस्टली आते हैं। तो ओके। उस टाइम हिम्मत नहीं हुआ कि थोड़े हायर रेंजेस के फुट ले लिया जाए। तो मैंने उस टाइम बेसिक फुट लिया, जो बेसिक लेवल की एक्टिविटीज को अलाउ करते हैं, जैसे वॉकिंग है, नॉर्मल लिमिटेड एक्टिविटी जिसमें आप कर सकते हैं। फिर जॉब ज्वाइन किया और काम स्टार्ट हुआ। तब मैंने देखा कि जो चीज मैंने फेस किया है लाइफ में, और जो चीजें मैंने देखी है कि कैसी चीजें चलती है, कैसा रिहैब होता है, कैसे फूड टेक्नोलॉजीज हैं, तो उस नॉलेज को मैंने उस टाइम शेयर करना स्टार्ट किया। और ओके। इसी बीच में मतलब कि जब और चीजें जैसे आई, तो धीरे धीरे ट्रैकिंग करना स्टार्ट किए। कॉलेज टाइम में बहुत ज्यादा हम लोग ट्रैवल करते थे, ट्रैकिंग करते थे। और उस टाइम ओके। ऐसा था कि लाइक कॉलेज में एक बोला जाता कि बंदर है ये, कभी कभी मतलब एक जगह बैठता नहीं है। लाइक कहीं भी घूमने जाए तो वो सबसे सामने सामने से चलता होता है, उछल कूद करते रहता है। तो लाइक वही चीज जो आप पहले रहते हैं वही आप बनना चाहते हैं। तो वो राइट। जो चीज थी, फिर से ट्रैकिंग ज्वाइन किए, जिसमें इसमें ग्रुप में गौरव सर भी हैं। तो गौरव सर हैं और राहुल गुप्ता सर यहाँ पे माउंटेनियर जो एवरेस्टर हैं। तो ओके। उन लोग कुछ कुछ ट्रैकिंग करते थे और कुछ कुछ और एजेंसी है। और हम लोग दोस्त के साथ भी, कभी सबसे खास बात ये थी कि मेरे दोस्त लोग कहीं भी घूमने जाते थे तो वो मुझे कभी छोड़े नहीं। लाइक ये वेरी सबसे नाइस। बड़ा पार्ट था कि लाइक आप उसको अलग नहीं किए। लाइक कहीं भी अगर फन सिटी में भी जाना है या वाटर स्पोर्ट्स करना है, तो हर जगह मैं उनके साथ रहता था। तो ये बेस्ट पार्ट थी जो मेरे को आगे बढ़ने के लिए बोलना चाहिए सबसे ज्यादा मोटिवेट किया। और फैमिली तो थी। तो ऐसी जर्नी स्टार्ट हुई थी। फिर ट्रेकिंग करते करते एक दोस्त था मेरा हिमाचल में, जिन लोग का परमानेंट कैंप साइट था। और उन लोग का, तो वहां पे मैंने 10 दिन का ट्रैकिंग प्रोग्राम था, जिसमें 7 दिन ओके। ट्रैकिंग था और बीच में थोड़ा बहुत बेसिक ऐसे ही रॉक क्लाइंबिंग और जो होता है रिवर क्रॉसिंग, तो छोटी छोटी चीजें उन लोग थोड़ा बहुत करा रहे थे बच्चे लोग को। तो मैंने भी वहां पे ज्वाइन किया। तो करीबन उस दिन उस टाइम हम लोग 7 दिन में करीबन लगभग 65-70 किलोमीटर का ट्रैकिंग किए थे। तो ओके। उस टाइम भृगु लेक ट्रैक है वहां पे, तो वो करीबन 14,000 फीट की है। तो वो किए ना, तो लगा कि क्योंकि उस टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ हमको। बस एक फुट का ओके। प्रॉब्लम था, क्योंकि फुट बहुत बेसिक फुट है जिसको मतलब एडवेंचर को अलाउ नहीं करता। बट फिजिकल उसमें हमको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। नहीं तो क्या होता है कि जब आप 12,000 से ऊपर जाते हैं तो थोड़ा हल्का सांस फूलना स्टार्ट हो जाता है, या वॉमिटिंग लगता है, या हेडेक लगता है। करेक्ट। और खास करके जब आप बेसिक फुट से क्लाइंब करते हैं तो बहुत ज्यादा आपको आप नॉर्मल ह्यूमन से आप 60 to 65% मतलब आप ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं एज अ डबल एम्प्यूटी। ऑब्वियसली। तो ज्यादा चांसेस रहता है कि आपको आप थोड़ा अनकॉन्शियस हो जाओ, या फिर आपको ज्यादा इफेक्ट करने के चांसेस रहता है, बट वैसा कुछ हुआ नहीं। फिर वहां से बना मतलब कि किलिमंजारो का प्लान, जो काफी ओके। दिन से चल रहा था। करीबन उसमें जब किलिमंजारो का हमने जब डिक्लेरेशन किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, तो बहुत लोग को लगा यार ये मतलब डिसीजन जो है ना, कि बहुत बिल्कुल। ज्यादा इमोशनल होके लिया गया है। तो तब तक के लोगों को मालूम नहीं था कि लाइक ये
ट्रैकिंग और बाकी सब चीजें कर रहा है और 1.5 साल की इसकी मेहनत है। तो उस टाइम भी बहुत सारे लोग के कॉल्स आए कि लाइक कैसा कर रहा है यार, ये मानता हूँ तू कर सकता है, सब चीज कर सकता है, बट ये क्यों करना है ऐसे करके। तो भाई मैं बोला कि मेरा 1.5 साल का मेहनत है और ये मुझे पसंद है इसलिए मैं कर रहा हूँ। लाइक इमोशनल वाला ऐसा कोई चैलेंज नहीं है। तो वो किलिमंजारो का प्लान बना और फिर भरत सर से मुलाकात हुआ और टीम किलिमंजारो गई। 5 दिन में हमने क्लाइंब किया और उन 5 दिन में ऐसा था कि बहुत सारी चीजें सीखने को मिला। अभी तक हम जब ट्रैकिंग करते थे तो एक दिन ट्रैक किया, कहीं पे रुक गए और चीजें मतलब वहां पे जब आप लोकल ट्रैकिंग करते हैं तो बहुत सारी फैसिलिटीज होती है और खाना अपने जैसा मिल जाता है। तो उसके पहले जो है, हम जब क्लाइंबिंग जाने से पहले हमने स्टार्ट किया था कि चीजें को रिसर्च करना बहुत जरूरी है। जैसे प्रोस्थेटिक टेक्नोलॉजी है आपकी, तो काफी कुछ चीजें आपको मालूम होना चाहिए। पहला चीज की जैसे लाइनर होता है जो प्रोटेक्टिव स्लीव कवर होता है, सॉक्स जैसे, जो जिसके ऊपर आपका पैर आप रखाता है। तो वो मैंने 2 सेट लेके गया था ताकि एक में अगर पसीना आया तो दूसरा सेट रेडी रहे। और उसको कैसे वॉश करना है, लिम्ब मैनेजमेंट कैसे करना है, लाइक आपको इंजरीज, मेरे को जैसे लेफ्ट लेग जो है मेरा बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, तो वो थोड़े से में बहुत ज्यादा स्किन उसका वो डैमेज हो जाता है। तो कब कॉटन यूज करना है, कैसे उसको ठीक करना है, तो वो चीजें मालूम होना चाहिए। और उसके पहले हम लोग ने क्या किया था, जब आप अचानक से क्लाइंबिंग करते हैं या कोई लेग के कोई पार्ट को आप स्पेसिफिक प्रेशर देते हैं, क्योंकि क्लाइंब करते टाइम आप देखोगे एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक एरिया में बहुत ज्यादा प्रेशर आता है, तो वहां पे ब्लिस्टर आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो हमने क्या किया था कि जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था इसकी किलिमंजारो की, तो ट्रेडमिल में पहले मैं 5 किलोमीटर नॉर्मल चलता था, उसके बाद ट्रेडमिल को हल्का से इंक्लाइन करता था, फिर ज्यादा इंक्लाइन करता था। उससे क्या होता कि जो प्रेशर जो है थोड़ा थोड़ा पहले से मैं उसमें दे के रखा था, तो अचानक से आप जब क्लाइंबिंग करने जाएंगे तो बहुत ज्यादा प्रेशर आपको पड़ेगा नहीं। तो ये चीजें काफी ज्यादा वहां पे मैटर किया और उतना कुछ हुआ नहीं। समिट डे थोड़ा टफ था कि कंटिन्यू 10 घंटे क्लाइंब करना पड़ा। और एज अ बायलैटरल एम्प्यूटी मतलब सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि आपको जो पूरा बॉडी का वेट है दोनों आर्टिफिशियल लेग पे आता है। और आपको सबसे पहले पार्ट ये होता है कि आपको ट्रस्ट होना चाहिए आपके लिम्ब के ऊपर। और जब आप अंडुलेशन में पैर रखते हैं, खासकर किलिमंजारो में एक चीज है, जिस टाइम ड्राई सीजन में गए थे, तो लावा के जो राख हैं और हल्का से जो रॉकी वो सरफेस है, वो बार बार फिसलता है हर स्टेप में। और जब कंटिन्यू जब 10 घंटे क्लाइंब कर रहे हैं, तो वो होता है कि आप कहीं ना कहीं मेंटल रूप से आप थोड़े थक जाते हैं। और उसमें क्या होता है, आपका जब शरीर लेग वाला जो पार्ट है वो तो थक गया है, पर मेरे साथ ऐसा भी रहता है कि आपको ट्रैकिंग पोल रखे रहते हैं तो हाथ का भी काफी ज्यादा यूज होता है, क्योंकि हर स्टेप में अगर पैर फिसल रहा है तो हाथ के ऊपर भी इक्वली मतलब लोड ट्रांसफर होता है और हाथ भी वैसे ही लगता है। तो मेरे को व्हील चेयर बास्केटबॉल जो है, मेरे को काफी ज्यादा मुझे लगा कि इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। कि व्हील चेयर बास्केटबॉल जब हम खेलते हैं तो शोल्डर के ऊपर काफी प्रेशर आता है जब आप पुश करके आगे बढ़ते हैं, तो वो चीजें अच्छी रही। और लास्ट के 2-3 घंटा जो होता है ना, मतलब रात को ठीक है, हो जाता है क्लाइंबिंग आराम से, क्योंकि आपको सिर्फ क्या लाइट दिखते रहता, टॉर्च दिखते रहता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और सुबह जैसे के बाद जैसे 6 बजा, तो 6 बजने के बाद आपको समिट दिख रहा है और आप चलते जाते हैं और वहां पे जिगजैग टाइप चलना पड़ता है ना किलिमंजारो में। तो समिट के टाइम में क्या होता है, 2-3 घंटा बच जाता है ना, तो वो 1 घंटे में आप देखते हैं आप कितना चले हैं, तो वो काफी ज्यादा साइकोलॉजिकल मतलब चैलेंज हो जाता है यार, इतने देर में इतना ही चले ऐसे करके। और वही चीज रात को पता नहीं चलती, तो साइकोलॉजी काफी ज्यादा मैटर कर जाती है माउंटेनरिंग में। और मुझे लगता है कि अगर आप विजन क्लियर नहीं है आपका और आप अपने उसको टारगेट को लेकर पैशनेट नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि आप सबमिट कर पाएंगे। तो वो काफी एक टफ पार्ट था जो अपन ने किया। अच्छा और ये बताओ यार, हाँ नॉर्मल जब जब आपका इंजरी हुआ, ठीक है, उसके बाद आपको लगा कि आप मेंटल स्ट्रेंथ ज्यादा बढ़ गया बजाय पहले के, जितना आप मेंटली स्ट्रांग आफ्टर इंजरी हुए उससे पहले हुए? बिकॉज एक नॉर्मल बॉडी वाला जो है, वो जनरली जो लोग देखेंगे वो ऐसे नहीं होते कि भाई बास्केटबॉल भी खेलते रहे और उसके बाद किलिमंजारो या कोई भी एक्सपेडिशन है ये ऐसे करें। बहुत कम लोग होते हैं जो मतलब ये चीजें फॉलो कर पाते हैं। और आप इतनी प्रॉब्लम्स होने के बावजूद आपको एक स्टेज आई कि मतलब आपको एक्सीडेंट हुआ, दोनों लेग्स आपकी चले गई, उसके बाद आपने चलना शुरू किया, तो नॉर्मली टेंडेंसी रहती है ठीक है अब चलना शुरू हो गया, नॉर्मल रूटीन ठीक चल रहा है, खत्म है बस यहाँ पे ठीक है। उसके बाद फिर ट्रेकिंग करना, उसके बाद एक्सपीडिशन में जाना, बास्केटबॉल खेलना, ये कहाँ से मतलब वो आती है चीजें करने के लिए?
because normally not many people do this. एक्चुअली में क्या है कि जो टफनेस वाला पार्ट है या मेंटल स्ट्रेंथ वाला पार्ट है, लाइक मुझे लगता है कि मेरी फैमिली जो है, मतलब फैमिली जो हमारी जो है, हम बेसिकली फॉर्मर्स की फैमिली है और शुरू से हम मेहनत करना चाहते हैं। उस टाइम भी मतलब घर में बहुत सारी चीजें होती जो टफ पार्ट रहता है। कभी किसी को बहुत ज्यादा मतलब तबीयत खराब हो रहा है या हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ रहा है। मैंने पापा का भी केस देखा है, माँ का भी देखा है और दादी का भी देखा है। तो कई पार्ट रहता है जब आप इवन फाइनेंशियल क्राइसिस में चलते रहते हैं, तो थोड़ा एक वो इशू पहले से फेस किया तो एक आदमी प्रिपेयर्ड रहता है, क्योंकि हम उस फेस से निकल चुका, तो हमको मालूम होता है कि हम कैसे निकलना है। तो मुझे उस टाइम एक्सीडेंट के टाइम वो चीज नहीं लगा कि मतलब मेरे लिए ज्यादा बड़ा टफ टास्क है, क्योंकि लाइफ कंटिन्यू कोई चीज को झेलते रहता तो एक हैबिचुअल पार्ट बन जाता है, मुझे लगता है। तो वो एक चीजें थी जो मतलब उस टाइम मतलब कुछ हुआ नहीं। इवन लाइक लोग मिलने आते थे और बहुत ज्यादा उनको हमेशा होता है कि लाइक आपको बहुत ज्यादा सिंपैथी से देखते हैं या फिर क्वेश्चन करते हैं कि कैसे हुआ, क्या हुआ, आगे क्या होगा, भगवान ने कैसा किया। बट मेरा ऐसा नहीं था बिल्कुल भी। लाइक मैं लोग जो बोलते थे उसको स्किप करता था। हालांकि कई बार क्या होता था कि लोग जैसे क्वेश्चन करते हैं और स्टोरी आपको पूछते हैं, तो आप सेम वही पोजीशन में चले जाते हैं जिस दिन आपका एक्सीडेंट हुआ होता है। लाइक वही ट्रेन की आवाज चलते रहती है। तो कई बार वैसी चीजें होती है। तो ये काफी टफ पार्ट रहता है जब आप उस चीज से निकलते हैं। बट फिर यही बात आती है कि जब आप इतने सारे लोग आपके साथ रहते हैं और आपको फैमिली को आपकी नीड होती है, तो डेफिनेटली आप चीज करते हैं। और ये जो बात है बाकी सारी चीजें करने के लिए, तो मैं बाकी सारी चीजें इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो चीजें मुझे पसंद है। व्हीलचेयर बास्केटबॉल का ऐसा है कि व्हीलचेयर बास्केटबॉल के साथ ऐसा एसोसिएट हुआ मैं, जब मैं चाह रहा था कि मैं रनिंग भी करूं। ऐसे करके मैंने 5 किलोमीटर के किए हैं। तो क्योंकि बेसिक फुट से रनिंग करना पॉसिबल नहीं है, आपको चाहिए कि आपको ब्लेड रनिंग लेग्स चाहिए। तो मैं 3 साल से मैं स्पॉन्सर्स ढूंढ रहा था। स्टेट गवर्नमेंट में काफी कुछ ट्राई किया मैंने, तब मुझे मिला नहीं। बट एक ऐसा हुआ था कि यहाँ के स्टेट सेक्रेटरी से मैं मिला था। तो उसके बाद यहाँ पे रिहैब सेंटर है, तो उनके लोगों ने बोला कि व्हीलचेयर बास्केटबॉल का वो चल रहा है, ट्रायल्स चल रहा है, एक बार आप जाइए, मिल रही है उन लोग से। तो व्हीलचेयर बास्केटबॉल में सबसे खास बात क्या है कि उसमें हाइट से लेके पूरे रूल्स नॉर्मल बास्केटबॉल के हैं, कोई रिलैक्सेशन नहीं है। अच्छा। तो ये मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा। लाइक इंक्लूजन की हम बात करते हैं, तो इंक्लूजन जो है कोई चीज को रिलैक्स करके दिया जाए वो सही नहीं है, बल्कि ये मुझे लगता है कि नॉर्मल बास्केटबॉल से भी बहुत ज्यादा टफ हो जाता है। क्योंकि जब व्हील चेयर से खेलते हैं तो आप तो होना ही है। दूसरे के व्हील चेयर्स को आप मतलब इसमें फाउल का चांसेस बहुत ज्यादा रहता है, मतलब इजीली निकल जाता, पता नहीं चलता। तो एक सेम टाइम में आपको जो है व्हील चेयर को मैनेज करना और बास्केटबॉल को मैनेज करना और शूट करना, पास करना, और सारे रूल्स एक जैसे हैं नॉर्मल बास्केटबॉल के, तो ये काफी टफ हो जाता है। और मुझे वो इंक्लूजन का सबसे बढ़िया माध्यम लगा। तो वो उस टाइम टीम बन गया था और नेशनल के लिए टीम बना था, बट बाद में उसको कोई रन करने वाला नहीं था जो उसको टीम को सपोर्ट करे। फिर मैं और मेरे कोच निखिलेश शर्मा ने उसको टीम को सपोर्ट करना स्टार्ट किया, और अभी फीमेल टीम भी है और हम लोग 50 से ज्यादा अधिक प्लेयर को हम लोग ट्रेन कर चुके हैं, और टीम नेशनल तक जा रही है, जो क्वार्टर्स तक खेली है लास्ट टाइम में। क्योंकि ये गेम जो है मतलब इसमें भी बहुत सारी चीजें आती है, सीखने में काफी टाइम लगता है इसको, और बहुत सारे लोग टफ है इसलिए छोड़ देते हैं गेम को। तो बास्केटबॉल वैसे इतना टफ गेम है, उसके बाद आप व्हील चेयर में खेलें, नोइंग कि आपकी लेग्स भी नहीं है, बैलेंस कर पाना बॉडी को, मतलब सोच के थोड़ा सा वो लगता है। हाँ, और बैठे बैठे शूट करना भी थोड़ा टफ होता है, मतलब स्टार्टिंग में। तो बाद में पहले आप एक्सरसाइज और बाकी सब चीजें करते हैं तो शोल्डर पावर थोड़ा बढ़ जाता है, तो वो इजी हो जाता है। बट फिर भी ये बाकी गेम से थोड़ा टफ गेम है, और इंक्लूजन का सबसे बढ़िया माध्यम है, इसलिए व्हीलचेयर बास्केटबॉल को हम लोग लेके जा रहे हैं। तो ये बताइए, अब बास्केटबॉल तो ठीक है, ट्रेकिंग एडवेंचर में जैसे कल हम आशीष सर से भी बात कर रहे थे, जो एक नॉर्मल इंडिविजुअल की टेंडेंसी रहती है कि आप अगर लाल्ट्रा कर रहे हैं या कहीं ऑल्टीट्यूड ज्यादा आ रहा है, तो वहां पे आपकी प्रॉब्लम्स ये रहती है कि ऑक्सीजन कम है, ठीक है, उसके बाद डिस्टेंस ज्यादा है, बॉडी थकान हो जाएगी, भूख नहीं लग रही, ये सारी चीजें। बट आपका तो स्टार्टिंग लेवल ही इसके बाद से शुरू होता है कि मतलब वो कहते हैं ना, जैसे कि जहां पे हम सोचना शुरू करते हैं वहां पे तो मतलब आप सोचते भी नहीं है वो चीजें कि ऑक्सीजन कम होगा, बिकॉज जहां लेग्स ही नहीं है उसके बारे में सोचना है कि एक्सपेडिशन पे जाना है या किलिमंजारो, जहां पे मतलब नॉर्मल चलते चलते भी बंदा थक के गिर जाए या पाँव स्लिप हो जाए या ट्विस्ट हो जाए एंकल, उसी में मतलब बंदे वापस लोग वापस आए थे कि एंकल ट्विस्ट हो गया तो इसलिए वापस घूम गए।
या कुछ और ऐसी प्रॉब्लम आ गई, लेकिन आपका तो मतलब, तो आपके क्या चैलेंजेस रहते हैं? बिकॉज सेम लेग भी डिफरेंट रहेगी, जो आप नॉर्मल वॉकिंग में यूज कर रहे हैं उस उतना वो आप यूज भी नहीं कर पाएंगे कोई ऐसे ट्रेकिंग में। तो उसमें एडजस्ट करना, ट्रेनिंग करना, और वहां पे जाके अनड्यूलेशंस को कैसे आप हैंडल करते हैं ये चीजें? चीजें, पहले चीजें तो वही, अपने प्रोस्थेटिक लिम्ब को समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। शुरू में क्या होता है कि फैंटम पेन होता है, मतलब कि आपको जो पार्ट नहीं रहता उसके बारे में भी हल्का सेंसेशन रहता है। लाइक जैसे मेरा एंकल नहीं है, बट एंकल पे हल्का पेन होगा या इचिंग होगा। वो एक बहुत ज्यादा मेंटल वो रहता है, जिसको मतलब फेस करना बहुत ज्यादा टफ होता है। और उसके लिए ऐसा है कि अब जब आप रियलाइज करना स्टार्ट कर देते हैं कि आप एक्सेप्टेंस जो बोलते हैं कि ये चीज हुआ है, तो वो चीजें धीरे धीरे ठीक हो जाती है। दूसरा चीज जो मैंने बोला कि बेसिक फूड से क्लाइंब करना। बेसिक फूड ऐसा होता है कि वो आपको एनर्जी रिटर्न कम देता है। आप जैसे हायर रेंज के एक्टिविटी लेवल्स वाले फूड में जाते हैं, तो ओके। आपको कार्बन फाइबर फूड रहता है जो हल्का से आपको पुश करता है। और कुछ वर्टिकल शॉक वाले भी एलिमेंट आते हैं जो शॉक ऑब्जर्वर का काम करता है, जैसे एक शॉकअप काम करता है बाइक का, वैसे टाइप का एक राइट। एलिमेंट डाला होता है फूड पे, बट मेरे पास वो भी नहीं है। तो इसमें ये होता है कि एक तो बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है आपको, और थकावट भी बहुत ज्यादा होता है। मेरे को सबसे ज्यादा चैलेंज क्या होता है, पसीना आता है, तो मैं 2 लाइनर लेके जाता, जैसे मैंने बताया। तो एक लाइनर को मैं जो है 5 से 6 घंटा यूज करता हूँ, और फिर उसको वॉश करना पड़ता है, और एक दूसरा लाइनर भी रखा रहता है एक्स्ट्रा। तो बट फिर भी वो 10 से 12 घंटा चलता है। और 10 से 12 घंटा बाद क्या होता है, आप उसको तो वॉश कर लेंगे, बट फिर भी ऐसा लगता है कि एक ना ऑयल का लेयर आ जाता है। फिर क्या होता है कि जैसे आप आपके पास पूरी एनर्जी है, आप क्लाइंब करना चाहते हैं, बट क्या होता है, लेग जो है आपका, जो रेसिडुअल लिम्ब जो है और प्रोस्थेटिक लिम्ब के बीच एक हल्का सा ऑयली लेयर आ जाता है। मतलब ऐसा लगता है, एहसास होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा पसीना होता है, तो एक ग्रिप बिल्कुल। जो रहता है वो खत्म होना होते जाता है, ऐसा लगता है। तो वो उस टाइम में काफी टफ होता है कि क्लाइम करना, मतलब कि वो जो समिट डे जैसा बोल रहा हूँ, कि वो थोड़ा टफ होता है। और क्या होता है, कई बार बहुत ज्यादा श्रिंकेज होता है, और श्रिंकेज भी मतलब ऐसा नहीं कि जैसे राइट लेग में हो रहा है वैसे ही लेफ्ट लेग में हो। लेफ्ट लेग बहुत ज्यादा बोनी है, तो उसमें कम श्रिंकेज होता है। राइट लेग में मसल्स ज्यादा है, तो उसमें श्रिंकेज ज्यादा होता है। तो कई बार क्या होता है, बायलैटरल एम्पूटी में दोनों साइड हाइट एडजस्ट करना बहुत मुश्किल जाता है। लाइक जैसे आप एक एक्स्ट्रा सॉक्स भी रखा रहता हूँ मैं, ताकि अगर एक साइड अगर उसका श्रिंकेज आए, तो कि हम एक्स्ट्रा कवर करके उसको मैनेज कर लें। बट कई बार क्या होता है, वही सॉक्स अगर हल्का सा भी लेयर आपका एक्स्ट्रा हुआ, तो वहां पे इंजरी कर देता है वो। और क्या होता है कि जैसे अभी लास्ट टाइम कोजिएस्को में छोटा ट्रैक है, मैंने ध्यान नहीं दिया उतना। तो क्या हुआ कि मैंने जाने से पहले मैंने दोनों लेग का हाइट, शुरू में मैंने 1 हफ्ता पहले चलना स्टार्ट किया। ये ऑस्ट्रेलिया वाला बता रहे हैं हम? हाँ, ऑस्ट्रेलिया वाला बता रहा हूँ। ओके। तो उसमें क्या हुआ कि मैंने दोनों लेग का हाइट बराबर करा लिया। अब क्या हुआ, जब मैं गया तो 4-5 दिन तक के, तो मैं 3 दिन तक के वहां पे सही था। जिस दिन ट्रैकिंग किए, तो वो तो छोटा सा ट्रैकिंग है कि कोजिएसो का उतना मैटर नहीं करता। बट रिटर्न टाइम में क्या हुआ, राइट लिम्ब में ज्यादा श्रिंकेज हुआ, और लेफ्ट लिम्ब में नहीं हुआ। ठीक है। तो फिर जब सॉक्स लगाया मैं, तो एक साइड बड़ा हो गया बहुत ज्यादा, और एक साइड छोटा हो गया। तो फिर वो ओके। इंजरीज होने लगती फिर वैसे, क्योंकि ऊपर नीचे जैसे आपका होने लगा, तो फिर टेंडेंसी बढ़ जाती है कि आपको बहुत ज्यादा इंजरी हो। तो चीजें थोड़ा समझने में कई बार टाइम लग जाता है, हम समझ नहीं पाते हैं। तो ऑब्वियसली। आपके पास इक्विपमेंट भी रहना चाहिए वैसे, कि जैसे मैं एलएन की लेके जाता हूँ, कि अगर थोड़ा बहुत इधर उधर हो, तो आप चीजों को मैनेज कर एग्जैक्टली। पाए। इवन हम किलिमंजारो में जब लेके गए थे, तब मुझे टीम ने सपोर्ट किया था ऑटोबॉक के, कि उन्होंने एक पेयर मुझे एक्स्ट्रा फुट दिया हुआ था, इनकेस अगर ओके। डैमेज होता है कोई चीज, क्योंकि कई बार कार्बन फाइबर डैमेज होने के चांसेस रहता है। तो हमने एक पेयर एक्स्ट्रा फुट रख दिया था। और इवन अभी जैसे हम अभी तक मैंने जितना भी क्लाइंबिंग किया है, वो लाइक ड्राई सरफेस पे या रॉकी सरफेस पे किया है। आइस वाले पार्ट में अभी तक हम गए नहीं, क्योंकि किलिमंजारो का जिस टाइप का सीजन सेलेक्ट किया था, वो ड्राई राइट। वाला ही सीजन था। उसके पीछे रीजन भी है, और चाहे तो हम इंडिया में बहुत सारे जगह क्लाइंबिंग कर सकते हैं, क्योंकि जो किरण मैम का क्वेश्चन भी था वो फुट वाला। तो इस पे मैं जिस टाइम से, जब से क्लाइंबिंग का सोचा हूँ, तब से काफी सारी चीजें हम लोग R&D कर रहे हैं इस पे। और काफी सारी लोगों से बात किया है हमने, कि जैसे क्रिस्टी एनिस लास्ट टाइम हीरोज प्रोजेक्ट में जो गई थी एवरेस्ट क्लाइंब करने, राइट। समिट हुआ उनका। तो उनसे मैंने बात किया है। हरिबुद्ध मगर जो इस साल क्लाइंब करने वाले थे, जो पोस्टपोन हो गया एवरेस्ट का, तो उनसे मैंने बात किया है। तो काफी सारी चीजें होती, जैसे कि आपको फुट पे, लाइक आप नॉर्मल फुट एक ऑलरेडी हैवी होता है, उसके ऊपर फिर ओके। आप जूता पहनना जो थोड़ा हैवी होता है, क्योंकि माउंटेनरिंग वाले शूज या ट्रैकिंग वाले शूज थोड़े नॉर्मल शूज से हैवी होते हैं। लाइक
अगर नॉर्मल स्पोर्ट्स रनिंग शूज अगर 150 ग्राम का है तो ये करीबन 400 से 500 ग्राम का होता है मिनिमम ट्रेकिंग शूज होती है, और बूट्स में जाएंगे तो वो करीबन 1 किलो से ज्यादा अधिक होता है। तो उसके ऊपर फिर क्रैम्पोन पहनना है, क्रैम्पोन फिर 300-400 ग्राम का एक क्रैम्पोन, तो ये काफी ज्यादा हैवी हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग अभी अभी यही सोच रहे हैं कि इस पे जो है कि जो वर्टिकल शॉक ऑब्जर्वर वाला जो एलिमेंट है उसको अटैच करके क्रैम्पोन को हम लोग डायरेक्ट फुट बनाना चाह रहे हैं जो आइस वाले सेक्शन में काम आएगा, और बाकी अगर राइट रॉकी सरफेस है उसके लिए नॉर्मल उसमें चलेंगे। तो इसके ऊपर अभी काफी कुछ किए हैं और काफी कुछ करना बाकी है। और एक और पार्ट जो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है कि जब आप क्लाइंबिंग करने जाते हैं तो जो लाइनर होता है, जो जेल लाइनर होता है, वो ठंडी में बहुत ज्यादा ठंडी करता है। लाइक मैंने अगर निकाल लिया उस लाइनर को और फिर से पहना तो एक करंट जैसा लगता है, लाइक वो ठंडा लगता है, पूरा ठंडा कर देता है बॉडी को। और राइट गर्मी में बहुत ज्यादा गर्मी करता है। अब कितना भी मतलब बाहर कितना भी अच्छा एनवायरनमेंट रहे या ठंडा रहे, -10 -15 डिग्री टेम्परेचर रहे, कंटिन्यू जब चलते जाते हैं अंदर में एक हीट जनरेट होता है जो कहीं ना कहीं ब्लिस्टर और बाकी सारी चीजें होती है। ओके तो ये एक टफ टास्क रहता है। और बाकी सब आप फिजिकली फिट हैं, मेंटली फिट हैं, आपके पास फुट नहीं है, और लास्ट में सबसे ज्यादा चैलेंज है स्पॉन्सरशिप वाला पार्ट। छत्तीसगढ़ जैसे बिल्कुल जगह पे स्पॉन्सरशिप आप ले कर नहीं सकते। इवन समटाइम्स मैं रिहेबिलिटेशन और बाकी सारे लोगों से बात करता हूँ तो उसमें भी ये होता है कि इवन अगर कोई एक बंदा आया था बीएमडब्ल्यू उसके पास था, लाइक उसको बताया कि 4 लाख का फुट है, तो उसका ये ओपिनियन था 4 लाख में कार आ जाती है तो फुट क्यों परचेस करूं। तो इस टाइप की मेंटेलिटी है, तो जब यहाँ पे छत्तीसगढ़ थोड़ा टफ बिल्कुल हो जाता है ऐसा करना, क्योंकि आप फ्रीडम को कभी कंपेयर नहीं कर सकते कॉस्ट से। तो या फ्रीडम मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं इसीलिए जो चीज करना चाहता हूँ मैं कर रहा हूँ। तो अच्छा मेरे को अभी आपने जैसे बात की वो यूएस आर्मी की जो आ रखी थी लास्ट टाइम एवरेस्ट मिस बिकॉज वी मेट हर, तो इसके बारे में बताना चाहूंगा कि वो बहुत ही ज्यादा टफ थी। हमारे जितने भी टीम मेंबर्स थे वी यूज्ड टू रियली फील वेरी वेरी प्राउड कि मतलब एक यूएस के हैं और इतना अच्छा क्लाइम कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू some reason she couldn't go to the summit, but then she was the fittest who was there, not physically but then mentally physically both, and it came as a big shocker for us जब पता चला कि she couldn't climb. तो what we realized after interaction and seeing her was that कि जितनी हमारी mental strength है उससे बहुत ज्यादा हाई लेवल की उनकी स्ट्रेंथ है, बिकॉज जैसे क्लाइम करना, रेपल डाउन करना, बहुत ज्यादा। बट इसमें एक बेसिक चीज बताइए कि जहां पे पाँव नहीं चल पाते, इतने लड़खड़ाते रहते हैं, वहां पे बैलेंस भी कैसे कर पाते हैं आप? मतलब एक प्रोस्थेटिक लेग को जो मतलब इतना एडवांस नहीं है टेक्नोलॉजी इन चीजों में भी, आप इतने लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं जो इस फील्ड में है, बहुत सारी रिसर्च आप खुद कर रहे हैं, तो बैलेंस कर पाना और उसमें ऊपर क्लाइम करना, बिकॉज उतना वेट आपकी अपर बॉडी पे भी ज्यादा लेना पड़ेगा, बिकॉज आपके पास लेग्स नहीं है सपोर्ट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, उसको कैसे मैनेज करते हैं? एक्चुअली में पूरी सारी चीजें जो है अडॉप्ट करने के ऊपर डिपेंड करती है। मतलब अडॉप्ट आप ऐसा नहीं कि आप 2 महीने 3 महीने अडॉप्ट कर लेंगे। आप कोई भी फुट जैसे क्लाइंब करते हैं, शुरू में मैंने बताया कि जब नए फुट से जब चलना स्टार्ट करते हैं एक्सीडेंट के बाद, तो एक जैसे एक बच्चा चलना स्टार्ट करता है, मैंने भी वैसे ही स्टार्ट किया था। मैं व्हीलचेयर में बैठा होता था और दीवार का किनारा पकड़ के चलना स्टार्ट करता था, और धीरे धीरे एक टाइम आया कि वो चीजें अच्छी हो गई। फिर उसके बाद मैं आया कि मैं एक वॉकिंग स्टिक पकड़ता था, उसके बाद चलना मतलब वॉकिंग स्टिक के सहारे चलना स्टार्ट किया। मेरी करीबन 8 से 9 महीना वॉकिंग स्टिक पकड़ के चला हूँ मैं। तो ओके आप आर्टिफिशियल लिम्ब जो रहता है उसको आप धीरे से समझते हैं, आपकी बॉडी भी धीरे से अडॉप्ट करती है उस चीज को। लाइक जैसे आपका एक्सीडेंट होता है तो बोलना चाहिए मसल श्रिंक हो जा रहता है, आपका कॉन्ट्रेक्चर रहता है बॉडी पे, और तो बॉडी जो है बोलना चाहिए आर्टिफिशियल लिम्ब को अडॉप्ट करने में टाइम लगता है। ये राइट मतलब मेंटल चीजें भी है और फिजिकल चीजें दोनों है इसमें। थोड़ा सा मतलब अडॉप्ट करने में टाइम लगता है। लाइक कि अगर मैं चाहूँ तो मैं रनिंग नहीं कर सकता तुरंत, लाइक कि आपका फिट हुआ और तुरंत 6 महीने में रनिंग कर बिल्कुल सकते हैं, या हाँ रनिंग करने भी लगेंगे तो वो फ्लुएंसी नहीं आ पाएगी जो आपको 3 साल 4 साल बाद आएगी। इवन आप ओलंपिक्स में देखते हैं कि लाइक जो सीनियर जो जितने लोग होते हैं, लाइक लास्ट ईयर मैंने 2016 का मैंने एक देखा था, डबल एबोनी का एम्प्टी था जो 40 साल का था, उसने मैराथन वो किया, मतलब 200 मीटर का जो रेस था। तो मैंने अच्छा उसको देखा, वो 40 साल का है और बाकी लोग यंग है, तो उनके बीच में वो कैसे किया। तो ये काफी ज्यादा मैटर अच्छा, कर जाता है आपका एक्सपीरियंस, क्योंकि आप उस चीज को कितने अच्छे से अडॉप्ट किए हैं। तो तो धीरे धीरे अडॉप्ट लर्न करना, करते करते बढ़ रही टाइप। हाँ, तो वो सारी चीजें आपको धीरे से अनुभव से आता है। लाइक जैसे मैं माउंटेन में जा रहा हूँ
तो कौन से सेक्शन को मैं कितना एनर्जी से क्लाइम कर लूंगा, या कैसा किस जगह मुझे ट्रैकिंग पोल की जरूरत है नहीं है, या कितने हाइट तक मैं खुद से रख सकता हूँ। लाइक जैसे कि कई क्या होता है जब आप कंटिन्यू आप स्टेप उसमें स्लोप में क्लाइम करते रहते हैं, तो क्योंकि आपका फुट जो है एनर्जी रिटर्न देता नहीं, और एंकल जो है स्टिफ रहता है। लाइक जैसे आप मैं हाथ को ऐसे से मोड़ सकता हूँ, बट उस फुट हाँ, ये रिजिड रहता है, वो तो क्या करता बिल्कुल। है वो पीछे ढकेलता है आपको। तो बॉडी जो है अडॉप्ट करती है उस चीजों को, और जब आप ऐसे सेक्शन में क्लाइम करते रहते हैं या चलते रहते हैं या नॉर्मल चलते रहते हैं, तो वो पीछे ढकेलने की कोशिश करती है, बट एक अपने आप में वो एक टेंडेंसी जनरेट हो जाता है कि आप उसको कैसे ओवरकम करते हैं। लाइक आपका बॉडी हल्का सा झुक जाएगा, तो ये सारी चीजें धीरे धीरे आती है। अच्छा, अब ये बताइए, बास्केटबॉल हो गया, ट्रेकिंग, माउंटेनियरिंग का आपने बता दिया। ये पॉलिसी मेकिंग में, और आपने एक केस भी किया था बेस्ड ऑन कि आपको लाइसेंस वगैरह का इशू आ रहा था, उसके बारे में थोड़ा बताइए। लाइक 2017 मैंने एक ऑटोमेटिक कार परचेज किया था। तो ओके। वो कार भी मैंने काफी लेट परचेज किया, क्योंकि मेरे को पता था कि काफी सारी दिक्कतें आ सकती हैं। मैं भी तो मैंने बहुत सारे डॉक्यूमेंट कलेक्ट किया, रिलेवेंट जो डॉक्यूमेंट थे स्टेट गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के, और कार परचेज कर लिया। और उसके बाद जब मैंने रजिस्ट्रेशन के लिए दिया, तो आरटीओ ने रजिस्ट्रेशन के लिए डिनाई कर दिया। फिर हम लोग 3-4 महीने तक के कोशिश किए बात करने की गवर्नमेंट से और उन लोग से, बट उनका वही था, सिर्फ डिसेबिलिटी को देख के उन लोग वो देने से मना कर दे रहे थे, क्योंकि अगर मुझे रजिस्ट्रेशन दे देते कार का तो उनको लाइसेंस देना पड़ता। तो उनका हाँ, प्राइमरी वो था कि मेरे को लाइसेंस ना दे, क्योंकि डबल डबल एमपीडी है तो थोड़ा मुश्किल होता है। उन लोग का ऐसा है कि अगर खाली लेफ्ट लिम्ब है तो आप नॉर्मली आपको दे सकते हैं, लाइक क्योंकि आप राइट लेग से आप नॉर्मल एक्सीलेटर और चला ब्रेक सकते चला हैं। सकते हैं। बट कहीं पे ऐसा रूल में लिखा नहीं है। तो हमने सारे रूल्स और वो के साथ गए, और फिर लास्ट में ये हुआ कि हमको कोर्ट केस करना पड़ गया, क्योंकि उस टाइम और बहुत सारे लोग थे मतलब जिनको ये प्रॉब्लम थी, बट राइट। वो ऐसे थे कि वो फाइट नहीं कर पा रहे थे, या गवर्नमेंट से डर रहे थे, या फिर लगता था कि यार कौन झंझट में पड़े। तो चीजें ऐसी चल रही थी, उस बीच में करीबन 20 से 25 लोग मेरे साथ जुड़ गए, जो मेरे केस करने के बाद, जिनको भी अच्छा। मतलब सेम टाइप का इश्यूज था। लोग ड्राइविंग कर रहे हैं, लोगों को चलाने आ रहा है। तो हमारा प्राइमरी कंसर्न था कि लाइक डिसेबिलिटी के बेस में आप कैसे मना कर सकते हो सिर्फ डर के। हमारा एक ही डिमांड था, आप मेरा ड्राइविंग टेस्ट लीजिए, गाड़ी की जांच कीजिए, फिर डिसाइड कीजिए। ये कौन सा बात हुआ कि लाइक नहीं आप डबल एमपीडी हो, नहीं कर सकते, ड्राइविंग राइट। नहीं कर सकते। तो इवन बहुत सारे लोग को तो बिना ड्राइविंग टेस्ट के, इंडिया में तो जानते हो कौन कितने सारे लोग चला रहे हैं। तो राइट। करीबन 1.5 साल लगा उसमें, और जजमेंट हमारे फेवर में आया। और अभी तक करीबन मैं 40,000 किलोमीटर मेरे ख्याल से मेरी गाड़ी चल गई है, 40,000 या 44,000 वेरी के आसपास, नाइस। मैं देखा नहीं हूँ। तो उसके बाद हमने अभी स्टेट में उसके लिए काम कर रहे हैं कि उसको जो यूनिवर्सल पॉलिसी है वो पूरे स्टेट में ओके। लागू हो जाए। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं, लाइक एक्सेसिबिलिटी बोलना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं यहाँ पे। तो कुछ कुछ जगह हमने काम किया है, कुछ कुछ जगह अभी हुआ है, काफी कुछ सुधार हुआ है। जैसे स्मार्ट सिटी का मैं प्लास्टिक फ्री का एम्बेसडर हूँ, ओके। तो इसमें काफी कुछ हम लोग अभी काम कर रहे हैं। इवन बहुत सारे ऐसी चीजें हैं कि लाइक जॉब से रिलेटेड भी, जिसमें रिजर्वेशन वाली बात आती है, या जो जॉब में कई जॉब ऐसे हैं जिसमें सिर्फ डिसेबिलिटी के बेस पे लाइक एंट्री नहीं देते या फॉर्म सबमिशन होने नहीं देते। जबकि क्या ओके। होना चाहिए, फंक्शनल क्लासीफाई होना चाहिए। लाइक जैसे एक डबल एम्प्यूटी हूं मैं, और सपोज एक पोलियो के अगर डबल डबल लेग इफेक्टेड है, बट दोनों केस में डिफरेंस है। तो लाइक आप बोथ लेग से आप डायरेक्ट वो नहीं कर सकते उसमें, मेरे ख्याल से आप समझ रहे बिल्कुल। होंगे। लाइक वन लेग वन आर्म वाले हाँ। अलाउ हैं, बोथ लेग वाले अलाउ नहीं है। बट हर बोथ लेग वाले सब जगह नहीं है, तो इसमें फंक्शनल क्लासीफाई होना चाहिए। तो ऐसी और भी बहुत सारी चीजें जिसपे हमारा ध्यान नहीं जाता, क्योंकि लाइक हम शायद उस तक के सोच नहीं सकते। इवन मैं बिफोर एक्सीडेंट बोलना चाहिए, मेरा सोच का दायरा शायद उस तक के नहीं था, और इस बिल्कुल। सेगमेंट में मेरा वाइल्ड कार्ड एंट्री हुआ बोल सकते हो। तो मुझे लगा कि जब मैं व्हीलचेयर बास्केटबॉल टीम से भी जुड़ा, तो आप काफी सारे लोगों से बात करते हो, तो उनको एक चीज समझ में आती कि लाइक इश्यूज कहाँ पे हैं, कहाँ पे दिक्कतें हैं, कहाँ पे हम लैग कर रहे हैं। पहला चीज बोलना चाहिए हम लैग कर रहे हैं तो वो हमारा बिहेवियर। लाइक मैंने भी वो चीज फेस की एक्सीडेंट के टाइम में, कि लोग बहुत ज्यादा सिंपैथी दिखाते हैं, और मतलब ऐसे लोग 95% होते हैं। या फिर जो वर्ड सिलेक्शन है, जो बोलने का शब्द चयन बोलना चाहिए जिसको, कि जैसे बात राइट। ही करनी चाहिए,
वो शायद एक लाइक कल्चर टाइप का बन गया। लाइक मुझे नहीं लगता कि सब शायद आपका दिल दुखाना चाहते हैं या संवेदनशीलता नहीं है। बिल्कुल एग्जैक्टली, मतलब नहीं है, वो ऐसा दे नहीं, मे ऐसा नॉट ऐसा नहीं मीन है। इट। उनको उनको मालूम नहीं है कि उनको कैसा शायद हाँ ये बोलूंगा तो मैं उनको कैसे इम्पेक्ट करेगा। राइट। तो चीजें यहीं पे दिक्कत हो जाती है। और समटाइम्स ऐसे होता है कि लाइक मेरे साथ भी चीजें होती है जो मुझे पसंद नहीं। और कई बार ऐसे भी होता है कि लाइक सिर्फ डिसेबिलिटी को लेके कई बार यू आर इंस्पिरेशनल ये वो, बट सिर्फ डिसेबिलिटी के बिहाफ में आप किसी को इंस्पिरेशन कह देना तो गलत है। लाइक अगर आप राइट मुझे जानते हो, लाइक मैं माउंटेनियरिंग कर रहा हूँ, लाइक मैं स्काई डाइविंग कर रहा हूँ, तो या फिर मैं रनिंग कर रहा हूँ, तो लाइक ये तब अगर मुझे आप जानते हैं और चीजों को बोलते हैं तो चलो ठीक है, वो एक्सेप्टेड। बट समबडी लाइक कोई अगर एग्जैक्टली। व्हीलचेयर में है और उनको बोलना कि यू आर इंस्पिरेशन, ये थोड़ा मैं इंस्पिरेशन पॉइंट के अगेंस्ट में हूँ थोड़ा सा। अच्छा मेरे को ये बताओ, हाँ अब मैं व्यूअर्स को बताना चाहूंगा, आज जब मैं बात कर रहा था तो मुझे पता चला चित्र सेन इज अ स्काई डाइवर टू। तो जब मैंने इनसे पूछा कि आपने बताया क्यों नहीं, तो कहते कि मेरे को कुछ लगा नहीं, बड़ी बात है। क्योंकि स्काई डाइविंग जो चीज है, नॉर्मल इंडिविजुअल भी जो करने की सोचता भी है वो भी 10 बार घबराता है उतनी ऑल्टीट्यूड से जाके, करना है नहीं करना 10 बार सोचते हैं। आप जो कि स्काई डाइविंग आपने किया उसके बारे में बताइए, कैसे किया और कैसा एक्सपीरियंस रहा। लास्ट टाइम जब हम अभी कोजियस को जब गए थे, जिसमें विपिन ओके सर भी थे, भरत सर भी थी, मेघा भी थी, तो ये एकदम अनप्लान्ड इवेंट था। और जाने के बाद भी मेरे प्लान में था कि मैं स्काई डाइविंग कर रहा हूँ। तो वीडियोस वहां पे चल रहे थे स्क्रीन में, और मैंने बाकी लोग सब फॉर्म फिल कर चुके थे, भरत सर ने फॉर्म फिल कर चुके थे, विपिन सर ने भी, सबने फॉर्म फिल कर लिया था। तो मेघा ने एक बार पूछा मुझे कि करना है कैसे करके, मैं करना तो है, तब तक मेरे दिमाग में चल रहा था कि मैं कैसे करूंगा इसको। लाइक क्योंकि प्रोस्थेटिक लिम्ब के साथ आप जा नहीं सकते, या जाएंगे भी तो कैसे विंड प्रेशर रहेगा, या सपोर्ट आपको बिल्कुल। कैसे मिलेगा, उनका जो जो अटैच करने का जो सिस्टम रहता है वो कैसे रहता है। और मुझे एक सबसे बड़ा वो डर था कि लाइक क्योंकि आपका एम्पुटेशन हुआ है और नीचे का पार्ट कहीं से वो बेल्ट खसक ना जाए तो कैसा होगा। लाइक आप ऊपर से वो कर रहे हैं। तो मैंने बहुत बिल्कुल। सारे वीडियोस देखे, और वहां पे जो इंस्ट्रक्टर थे, 3-4 लोग से पूछे, बट वो लोग बता नहीं पाए। वहां पे एक सीनियर लेडी थी, तो उनके साथ हमने बात किया, काफी देर प्लान किया। तो सबसे ज्यादा चैलेंज तो है वो जंप करने का टाइम का, और डाइव जो आखिरी में लैंडिंग करने का टाइम का होता है। क्योंकि आपको फुट थोड़ा ऊपर करना रहता है, तो मैं प्रोस्थेटिक फुट के साथ जाता तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता, और उतने प्रेशर में प्रोस्थेटिक फिट वो डिटैच होके बाहर फेंका जाता। तो करेक्ट। हम लोग फुट के साथ उसमें प्लेन में गए, और फुट को फिर मैंने रिमूव किया, और उसके बाद हमने बिना फुट के क्लाइंब, मतलब वहां से डाइविंग जम किया गया। वहां पे। हाँ, जंप किया 14,000 फीट से। इसके पहले मेजर डीपी सिंह जो है 9,000 फीट से उन्होंने किया था, लाइक यहाँ पे नासिक में। राइट। तो इतने हाइट से किसी ने अभी तक किया नहीं था, बट वो मुझे लगता है सबसे बड़ा टफ टास्क था। इवन भरत सर भी बता सकते हैं। आई एम श्योर भरत होते हैं भरत सुन के, मतलब इतना वो लगता है। चलिए नाइस। हाँ, अच्छा भरत चित्र सर ने सेन, आई हैव वन मोर क्वेश्चन, लेकिन मैं बाद में पूछूंगा। पहले हम अपने जो व्यूअर्स हैं इनके क्वेश्चंस देख लेते हैं, जो जो राइट सर। क्वेश्चंस आ रखे हैं उनके बारे में एक बार वी जस्ट रन थ्रू। यस सर। ये अब ये पूछना चाह रहे हैं कि पहाड़ में चढ़ते समय और उतरते समय दोनों में क्या क्या चैलेंजेस रहते हैं, किसमें ज्यादा चैलेंजिंग है किसमें कम है, बिकॉज मेरे हिसाब से तो दोनों ही सोच पाना मुश्किल है। बट ठीक है, किसी ने पूछा है तो ये बताइए कि चढ़ना ज्यादा मुश्किल है या उतरना ज्यादा मुश्किल है, उसके बारे में बताइए। उतरना बहुत ज्यादा मुश्किल है। ओके। मतलब असल में क्या होता है, जब क्लाइंबिंग करते टाइम में आप अपने आप को पुश करके क्लाइंब कर सकते हैं इजिली। थोड़ा सा लिम में भी हल्का सा क्या रहता है, कार्बन फाइबर में एक हल्का से आपको अगर स्प्रिंगी एक्शन मिलेगा तो आप हल्का सा क्लाइंब कर सकते हैं, और ओके। पुश कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास कैपेसिटी है, और शुरू में आपके पास एनर्जी बहुत रहती है जब आप क्लाइंब करते रहते हैं तो। बिल्कुल। बट समिट के बाद क्या होता है, आप एनर्जी थोड़ा डाउन हो जाता है। ओके। और क्या होता है कि नीचे थोड़ा डिसेंट के टाइम में क्या प्रॉब्लम होता है कि आपको सिर्फ हील के बेस में उतरना रहता है, और पता है ना, ओके। एंकल फिक्स रहता है, एंकल आपका फिक्स है। तो उतने में आपको क्लाइंब मतलब उतरना। और मेरे दोनों लिम जो हैं बहुत शॉर्ट हैं। शॉर्ट इन द सेंस ऐसा है कि आपका लिम जितना लेंथ अच्छा रहेगा, लाइक जैसे कि बोलना चाहिए कि उतना आपको सपोर्ट मिलेगा, बैलेंस सपोर्ट मिलेगा। ज्यादा रहेगा ऑब्वियसली। हाँ, तो उतरते टाइम काफी ज्यादा ये मेरे लिए मैटर कर जाता है कि मेरे दोनों लेग बहुत शॉर्ट हैं, तो एक ग्रेविटी का टेंडेंसी होता है कि आप नीचे आपको गिराए वो। और काफी ज्यादा मतलब ट्रेकिंग पोल के ऊपर सपोर्ट लेना पड़ता है, क्योंकि एक स्टेप भी आपका गलत गया तो आप नीचे गिरेंगे सीधे। और वहां पे तो
मतलब एकदम ज्यादा सपोर्ट ले नहीं सकते आप किसी से, क्योंकि बिल्कुल माउंटेनियरिंग मुझे लगता है कि वो खुद के भरोसे है और डिपेंडेंसी कम रहे तो ज्यादा बेहतर है। तो बिल्कुल नीचे उतरते टाइम मतलब काफी ज्यादा दिक्कत होता है। और राइट ये जो बताया कि नी मूवमेंट मेरा बहुत कम है, तो ओके लेफ्ट लेग मेरा सेंसिटिव है और नी मूवमेंट कम है, तो ये भी काफी ज्यादा मैटर, क्योंकि नी स्टिफ है एकदम ना, तो उतरते ओके टाइम थोड़ा सा आपको चाहिए कि नी हल्का सा मूवमेंट हो, तो ये इसलिए और चैलेंज बढ़ जाता है थोड़ा सा, तो उतरना काफी। ग्रेट। हाँ। अच्छा एक और क्वेश्चन है जो पूछ रहे हैं कि आपने 5K जो है 3 बार भागा हुआ है, उसके हम्म। बाद कभी प्लान है 10K भागने का या 21 के लिए? मेरे को सबसे ज्यादा दिक्कत होता है कि जैसे मैं बताया कि लेफ्ट लिम्ब के कारण मेरे को पसीना बहुत ज्यादा आता है, और बहुत बेसिक फुट है मेरे पास। अगर मुझे रनिंग लेग मिल जाए तो मैं 10K के लिए जरूर ट्राई करूंगा। अच्छा हाँ, उसके लिए अलग लेग हो गया जैसे रनिंग के लिए हाँ, हैं। राइट 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 राइट। क्योंकि ऐसा होता है कि अभी जैसे माउंटेनिंग भी कर रहा हूँ, विद बास्केटबॉल भी है, और एट द टाइम मुझे क्या है, ऑफिस भी देखना पड़ता है, तो काफी ज्यादा छुट्टी आप नहीं ले सकते। आपको सिर्फ 30 दिन मिलता है, जो एज पर गवर्नमेंट रूल है, जो एज ए राइट नेशनल प्लेयर को मिलता है। तो 30 दिन में काफी चीजें मैनेज करनी होती है, और जैसे मैं अगर 10K में दौड़ रहा हूँ और वो भी नॉर्मल फुट से, तो वो इतना फिक्स है कि आपको इंजरी होगी, तो आप बार बार अपने आप को इंजर्ड नहीं कर सकते, तो ये एक चैलेंज होता है, और बाकी सारी चीजें भी करनी है। नहीं, और और हाँ यहाँ वही एग्जैक्टली इतनी सारी चीजें मैनेज कर पाना, बिकॉज नॉर्मल ऑफिस जॉब में इतना, आई एम श्योर, अभी जैसे थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, आप बोल रहे थे आज भी काफी ज्यादा ऑफिस का काम था, जो कि मतलब आपने फिर उसको एडजस्ट किया, हम्म, एंड प्लस जितनी एक्टिविटीज हैं उसमें एफर्ट जो है, जितना एक नॉर्मल हमें एबल बॉडीड को लेट्स से 5K भागना है 10K भागना है, उससे 10 टाइम्स या इनफैक्ट 50 टाइम्स ज्यादा एफर्ट लग चाहिए उसको एडजस्ट करने के लिए और समझने के लिए, तो ऑब्वियसली वो ज्यादा होगा। राइट अच्छा फ्यूचर के बारे में आपने हमें बताया था कि 7 समिट्स और क्लाइम करने का आपका प्लान है, राइट 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 राइट। जब तो उसके किलिमंजारो बारे में स्टार्ट बताइए। हुआ था, और किलिमंजारो समिट हुआ था, उसके बाद तो डिसाइड हुआ था कि लाइक अब कर रहे हैं तो कुछ अच्छा ही करते हैं। तो और ऐसे भी माउंटेनियरिंग करना बहुत पसंद है, और जब आप माउंटेन्स में होते हैं तो आपको बहुत ज्यादा एक बोलना चाहिए ना, जब कि एक आपको नशा हो जाता है, बोलना चाहिए कि चीजें बहुत ज्यादा पसंद है आपको, कि वहाँ पे एकदम शांत वातावरण है, और चीजें आप रियलाइज करते हैं। तो ये चीजें हैबिचुअल वो चीजें आ गई है, और जब आप कोई चीज करते हैं और वो बाकी लोग को अगर मोटिवेट कर दी, तो ये बहुत बड़ा अच्छी चीज है मुझे लगता है। करेक्ट। और मेरे किलिमंजारो क्लाइम करने के बाद भी हमने उसे मिशन इंक्लूजन का नाम दिया था। उसके ओके पीछे भी दो एम था कि लाइक कि पहला जो है, लोगों का बिहेवियर जो है सिंपैथी वाला जो है वो बदले, थोड़ा नजरिया जो है लोगों का बदले। दूसरे जो ओके ऐसे लोग हैं जो घर से बाहर नहीं निकल पाते, इवन स्पेशली छत्तीसगढ़ बोलना चाहिए, छत्तीसगढ़ में राइट बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मतलब घर से बाहर ही नहीं निकल पाते हैं। कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको घर में ही दबा के रखा जाता है, या फिर वो एजुकेटेड नहीं है, या वो अपने बारे में सोच नहीं पाते। तो हम ऐसे लोग को डेडिकेट करें हैं ये क्लाइंबिंग मिशन को, मिशन इंक्लूजन नाम देके। और और अच्छी बात ये रही है कि चीजें इन लोगों तक पहुंची है और अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। तो बिल्कुल। ये मिशन इंक्लूजन जो है 7 समिट तक जाएगा। और नहीं नहीं। प्लान है कि नेक्स्ट अभी हम लोग एल्ब्रस सोचे थे, ओके बट अभी तो पॉसिबल शायद नहीं हो पाएगा, मे बी नेक्स्ट राइट। काम का हुआ हो, और उसके बाद चीजें और चलती रहे। वेरी नाइस। अच्छा मैं ये बताना चाहूंगा अपने व्यूअर्स को, जैसे आप सब इंस्पायर्ड हो रहे हैं सुन के, चित्त सेन बाकी लोगों को भी बहुत ज्यादा इंस्पायर करते हैं, नॉट जस्ट जो डिफरेंटली एबल्ड हैं बट बाकी लोगों को भी, तो दैट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग। और बहुत सारे लोग जब देखते हैं कि इतना डिफिकल्टीज के बावजूद इतनी सारी चीजें कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली सबका मोटिवेशन लेवल जो होता है ऑब्वियसली अलग लेवल का हो जाता है। एक और क्वेश्चन अभी आया है, वो एक बार देख लेते हैं। अब ये पूछना चाहते हैं कि फ्यूचर क्लाइम्स एडवेंचर्स के लिए आप तैयारी कैसे करते हैं? तो आपने बता दिया कि इतना सारा वो आप ट्रेनिंग करते हैं, टाइम वगैरह, टाइम के सिवाय बाकी और कैसे करेंगे? ट्रेनिंग वगैरह जैसे रहता है, क्योंकि आपके नॉर्मली साथ जैसे कंपनी ज्यादा रहेगी नहीं इतना ट्रेनिंग के लिए, आपके जो एडवेंचर्स हैं वो भी नॉर्मल इतने लोग करते नहीं है, टाइम ज्यादा चाहिए, तो उसको कैसे मैनेज करते हैं? शुरू में हमने बहुत कोशिश किया था कि हमें मतलब कहीं से ट्रेनिंग मिल जाए, लाइक एक दो बार हमने, जैसे कि हमने राजस्थान में जो अपना है वहां पे अप्लाई किया था, माउंट आबू में, और एक दो जगह ओके और अप्लाई किया था कि हमें कहीं से ट्रेनिंग स्किल्ड हो जाए हम लोग ऐसे करके, क्योंकि बिना स्किल के चीजें करना थोड़ा टफ होता है। तो बिल्कुल। अभी चीजें नहीं मिल पाती, तो हम बहुत सारे लोकल माउंटेनियर्स हैं और बाकी माउंटेनियर्स, उनसे डिस्कस करके बाकी सारी चीजें पता करते हैं कैसे करते हैं, बाकी गूगल में देखते हैं। और जो फिजिकल वाला पार्ट रहता है, मेरे घर में बहुत सारे वो रखे हुए, डंबल्स रखे हुए हैं या वेट मशीन रखे हुए हैं। और ओके छोटे छोटे स्टेप में बोलना चाहिए क्लाइंबिंग के लिए, जैसे जब मैं क्लाइंबिंग के लिए सोचता था या कभी भी सोचता हूँ, तो मैं
इवन जो हमारे फ्लाइट्स में जो वो मैं स्टेयर यूज करता हूँ। और इवन बोलना चाहिए किलिमंजारो का पहले जैसे मैंने बोला है कि लेफ्ट लेग के नी में बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं है, तो मैं लेफ्ट नी को बहुत ज्यादा यूज करता था। और किलिमंजारो में ये बहुत ज्यादा काम किया कि तब मेरा नी का मूवमेंट बढ़ गया था। और क्योंकि आप एक लेग के भरोसे में क्लाइंब नहीं कर सकते, तो दोनों लेग में इक्वल प्रेशर पड़े और नी मूवमेंट आपका बढ़े। तो मैं नॉर्मल ऑफिस में भी और इसमें भी स्टेयर क्लाइंब करता हूँ कि वो सुबह टाइम मिल गया, शाम को टाइम मिल गया, या जाना भी नहीं ऊपर तो भी आप स्टेयर चढ़ रहे हैं उतर रहे हैं। करेक्ट, तो छोटी छोटी चीजें हैं। और नॉर्मल रूटीन में बाकी मैं उनको योगा, इंक्लूड करते हैं। हाँ बाकी योगा और बाकी सारी चीजें तो मैं शुरू से करता हूँ। 8th क्लास से मुझे योगा, सारे योगा आते थे। अभी उस चीज को हम थोड़ा बदल के लाइक व्हील चेयर में हम कैसे कर सकते हैं, या फिर बेड में रह के हम कैसे चीजें कर सकते हैं, या फिर लेग का स्ट्रेंथ कैसे बढ़ाएं। तो मेन जो राइट, लेग से रिलेटेड या मसल जो कॉन्ट्रेक्चर है उसको रिलीज करने से रिलेटेड जितने भी एक्सरसाइज हैं, और ऐसे एक्सरसाइज जिसमें मतलब लेग के ऊपर प्रेशर कौन कौन से एरिया में पड़ेगा उसके हिसाब से करते हैं। जैसे कि मैंने वो आपको बताया कि हम रनिंग के टाइम में जब ट्रेडमिल रहता है उसमें कैसे हम इंक्लाइन डिसाइड करके वो करेक्ट, प्रेशर कैसे देते हैं। डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते हैं। हाँ तो वो जैसे क्या आपको समझ में आना चाहिए कहाँ पे प्रेशर पड़ेगा, कैसे चीजें होंगी। तो वो आपके राइट। समझ के हिसाब से है, और उसके हिसाब से हम थोड़े थोड़े वर्कआउट प्लान करते हैं। अच्छा, मेरे को अब एक और क्वेश्चन आ रखा है, ये है रेहान थपलियाल, इन्होंने प्राइवेटली पूछा है। तो ये पूछना चाह रहे हैं कि जब आप एक्सपीडिशन पे जाते हैं, जैसे किलिमंजारो जा रहे हैं या कोई और ट्रेकिंग पे जा रहे हैं, तो अपना क्रू या टीम सिलेक्शन कैसे करते हैं? मतलब क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप उनसे? अगर आप जैसे टीम वर्क में जाते हैं तो सबका अलग अलग एक्सपर्टीज रहता है, तो आप में कैसे लेके चलते हैं? अभी तक ऐसा कुछ खास तो रहा नहीं है, क्योंकि स्टेट में ट्रैकिंग करने सपोर्ट काफी मिलता है यहाँ पे। और मैं ओके, मनाली में भी था तो दोस्त के यहाँ का था, तो मुझे ज्यादा कुछ कैरी करना नहीं होता है। बस अपना जो सामान है जैसे कि लाइनर रख लिया, या फिर पानी रख लिया, या कुछ स्नैक्स रख लिया, और प्रोटीन बार्स रख लिए, तो ओके, उतना ही रहता है। और तो उसी से बाकी मैनेज करते हैं अलग, अपने आप ही। हाँ जैसे भरत सर है यहाँ किलिमंजारो, भरत सर मेरे साथ थे, तो जब अपने लोग हों तो मुझे नहीं लगता उतना ज्यादा चैलेंज होता है। तो ऐसा अभी तक कुछ रहा नहीं कि अलग से क्रू मेंबर सेलेक्ट करने का। तो अभी वेरी भरत सर नाइस। के साथ मैं जा रहा हूँ, एक अंका को अभी उनके साथ प्लान हुआ है। क्योंकि ऐसा होता है कि इसमें काफी चीजें मतलब जो आपके क्रू मेंबर है उनको समझना रहता है, या जो आपके साथ है उनको। लाइक करेक्ट, किलिमंजारो भी गया तो मेरे साथ एक लोकल माउंटेनियर यहाँ पे जो एवरेस्टन है, राहुल गुप्ता सर, वो गए थे मेरे साथ, क्योंकि वो बहुत सारे लोकल ट्रैकिंग मेरे साथ रहे हैं। तो चीजें मतलब वैसे आपको प्लान करना रहता है, क्योंकि चीजें आप उनको पता होगा। अगर आपको भी कुछ होता है तो नॉर्मल प्रोस्थेटिक लिम्ब कैसे होता है, कैसे उसको एडजस्ट करना है, या क्या क्या मेरी जरूरतें हैं, कब उसको वॉश करना कैसे है। तो थोड़ा मतलब सपोर्ट अगर आपके उसमें रहे तो मिल जाता है। बट फिर भी बात यहाँ पे आती है कि माउंटेन्स में आपको कम सपोर्ट मिले तो ज्यादा बेहतर है, मतलब आप बिल्कुल। इंडिपेंडेंटली अपने ऊपर कर ले तो फिर। अच्छा, अच्छा, अभी लास्ट क्वेश्चन में लूंगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट, डिफिकल्ट तो नहीं कहूंगा, थोड़ा सा वो है, तो प्लीज डोंट माइंड, ठीक है? हाँ हाँ। नॉर्मली जो है, मतलब मेरी चॉइस ऑफ वर्ड्स विल आल्सो बी डिफरेंट, तो मतलब आई एम श्योर यू डोंट माइंड, बट इसका ये मेरे को लगता है, हम्म, अगर एक्सीडेंट ना हुआ होता हम्म, लाइफ में, तभी भी आप ये सारी चीजें करते, बिकॉज 7 समिट्स करना या बाकी चीजें कोई नहीं सोचता, मतलब 99.99% लोग हैं जो नहीं सोचेंगे। तो एक्सीडेंट अगर नहीं हुआ होता तो आप करते ये सारी चीजें? काफी सारी चीजें प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, क्योंकि लाइक जैसे मैं डिफेंस की एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, तो मैं श्योर मैं इतना बोल सकता हूँ मैं शायद डिफेंस में रहता आज के डेट में, और अगर वो एक्सीडेंट नहीं होता तो। और दूसरी चीज ये है कि मे बी मैं डिफेंस में जाके वो सारी चीजें करता, एक पॉसिबिलिटीज है। पर कहीं ना कहीं जो बोलना चाहिए कि ऐसे कंपेयर तो नहीं कर सकते कि पहले ये चीजें हो सकती थी, अब नहीं हो रही है, या अभी हो रही है बहुत ज्यादा हो रही है। बट राइट, मुझे लगता है कि मुझे उस एक्सीडेंट के बाद से कहीं ना कहीं एक अलग टाइप का एनर्जी, पता नहीं मुझे कहाँ से आया, कहाँ से एग्जैक्टली, बूस्ट मिला। बट बिल्कुल, वहां पे एक होता है ना कि आपके पास जब ऑप्शन लिमिटेड हो जाते हैं तो पागल हो जाते हैं थोड़ा से। मतलब लाइक मेरे पास जब जॉब अपॉर्चुनिटीज कम है, कि बहुत कम जॉब के लिए मैं एलिजिबल हो रहा हूँ, तो आप उस कम में आप अपना सबसे अच्छा देना चाहते हैं। बेस्ट एफर्ट, राइट, वो तो उस टाइम मैंने वो चीजें रियलाइज की, और वो चीजें मैंने देने की कोशिश की। मैं अपना जो बोलना चाहिए बेस्ट हो सकता है वो मैंने उस टाइम दिया। तो वेरी मे बी नाइस, ये भी मतलब चीजें हो सकता है कि मैं शायद पहले ना दे पाता उसको, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन रहते। जब बिल्कुल, बोलते हैं मतलब आदमी जब तक के स्ट्रांग नहीं होता, जब जब तक कि उसको स्ट्रांग होना ही चॉइस ना रहे। ऑप्शन, क्योंकि मेरे बिल्कुल, पास वेरी वही नाइस, वही चॉइस था मेरे पास। तो वेरी नाइस, काफी चीजें मतलब है जो एक्सीडेंट के बाद मुझे वो बूस्ट मिला। और बोलना चाहिए कि
भले उस दिन उस टाइम मुझे लग सकता है कि 5 साल पहले जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ मेरे साथ, बट आज मुझे अगर बोलना चाहिए तो मुझे लगा कि वो मेरा करेज बोलना चाहिए, कॉन्फिडेंस बोलना चाहिए, एक्सपीरियंस बोलना चाहिए, एक अलग एक्सपीरियंस दिया मुझे। और जो लोगों से जो मुझे अनुभव मिला बाकी लोग से, और जो मेरे दोस्त काम आए, और एक अलग ही मुझे लगता है कि अलग एक्सपीरियंस है जब आप लोगों को समझना स्टार्ट करते हैं। और बहुत सारी चीजें जब मैं क्लाइंबिंग करना स्टार्ट किया, और बहुत लोग से मैं मिलता हूँ, ट्रैवल करता हूँ, बात करता हूँ, बहुत सारे डिफरेंटली एबल से बात करता हूँ, तो मैं नहीं जानता था कि मैं इस दुनिया में आऊंगा और मैं ये सब सारी चीजें करूंगा। बट सेम टाइम ये है कि आज मुझे वो चीज बहुत अच्छी लगती कि जो हुआ अच्छा हुआ, और करेक्ट, इसीलिए मैं एग्जैक्टली, अपना काम करते जा रहा हूँ, करते जा रहा हूँ, करते जा रहा हूँ। मैं नहीं सोचता हूँ कि आगे क्या होने वाला है, क्या चीज है। तो करेक्ट, वो चीज शुरू से रही है कि मैं बहुत कम सोचता हूँ, ओवर थिंकिंग वाला नेचर नहीं है मुझे। मैं जो नहीं नहीं, पॉजिटिव स्टेक होल्डर्स है उसके ऊपर ज्यादा फोकस करता हूँ मैं। मे बी इसीलिए आप इतना सब कुछ कर भी पाए। अगर उन्हीं चीजों पर लटके रहते तो वहीं तक फिर सीमित रह जाते उन्हीं चीजों में। एंड राइट दैट्स राइट व्हाट आई राइट वाज राइट। एंड दैट्स व्हाट आई वाज कमिंग टू, कि मतलब लाइफ में जो होता है, ठीक है, आई एम श्योर नोबडी वांट्स टू लूज एनीथिंग, दो लेग्स छोड़ना, उसके बाद भी आपने इतना सब कुछ अचीव किया। तो अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगा सारे व्यूअर्स से एक बार अपना वेबकैम ऑन कर लें, सो दैट वी कैन टेक अ पिक्चर साइड बाय साइड। वन एक थिंग लास्ट मोर क्वेश्चन सर। जो somebody wants to ask is that कि आप क्या मैसेज देना चाहते हैं डिफरेंटली एबल्ड एज वेल एज बाकी लोगों के लिए मेरे टू हिसाब से पॉजिटिव? मैं बोलूंगा कि एवरीडे इज एवरेस्ट, एवरीडे इज किलिमंजारो। लाइक हम जानते हैं कि लाइक जिंदगी उतार चढ़ाव भरा है, मतलब कभी एक समान रहेगा नहीं। और हमको लगता है कि लाइक हम हमेशा मतलब अच्छा ही सोचते हैं। हमारा सबसे ज्यादा खामी ये है कि हम हमेशा अपना अच्छा ही सोचते हैं, हम कभी फेलियर के लिए तैयार नहीं होते। तो जो बाद में जाके बहुत ज्यादा दिक्कत होता है हमको इसलिए। तो हम जानते हैं चीजें कि चीजें सही नहीं होने वाली है, हमेशा सही नहीं रहने वाली है, बट हमें उस चीज को एक्सेप्ट करना और उसको लेके आगे बढ़ना, और उसके लिए पहले से मेंटली प्रिपेयर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मुझे लगता है कि कभी मतलब ऐसा नहीं चलना चाहिए कि एकदम स्मूथ जाने वाला है जिंदगी। तो राइट, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, और उस चीज को एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ हमेशा आगे बढ़ना है। और हमेशा बोलना चाहिए कि आप सॉल्यूशन की तरफ बढ़े, ना कि प्रॉब्लम्स की ओर। वंडरफुल भाई, मजा आ गया, लिटरली रियली एंजॉयड। थैंक यू सो मच चित्रिसेन, and थैंक यू सर। everybody can take pictures and then we'll close it. Thank you so very much everyone for such a great support. Chitrasen, hats off to you buddy, amazing job, मजा आ थैंक यू गया, सर। thank you so much. मुझे भी बहुत अच्छा लगा, सबसे बढ़िया ये ग्रुप में जोड़ने के लिए मजा आ गया। सब एक से बढ़ के एक धुरंधर है यहाँ पे। नहीं नहीं, और बहुत कुछ होपफुली सीखने को बहुत मिला। सबसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा यहाँ पे। नहीं नहीं, आई एम श्योर आपका जो है लेवल मतलब अमेजिंग। थैंक यू सो मच, गुड नाइट एवरीवन, जय हिंद। गुड नाइट सर, जय हिंद।